अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अमान, खालिद की उमर, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पहला दिन है, सोमवार है। आज हम लोग सब इतवार की छुट्टी के बाद अमली ज़िंदगी की तरफ वापस आएंगे। मेरी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने कल के अहम इशूज़ को किस तरह देखा, एक नज़र डालते हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 3 साल मुकम्मल, मुज़ाकरात से तनाज़ात के हल को कमजोरी ना समझा जाए। वजीर आजम का भारत को वाज़ेह पैगाम। रूस यूक्रेन जंग एटमी जंग में बदलने का खदशा। प्यूटिन की धमकी के बाद यूक्रेन गैर मशरूत मुज़ाकरात पर राजी हो गया और PSL 7 का मेला लाहौर कलंदर्स ने लूट लिया। इन तमाम खबरों समेत अहम इशूज को आज के अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया है। रोजनामा दुनिया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड पर वजीर आजम के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 3 साल मुकम्मल, भारत को भरपूर जवाब मिला। फौजी तर्जमान, मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल कमजोरी नहीं समझना चाहिए, वजीर आज़म इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने वजीर आज़म के बयान को अहमियत दी। तनाज़ात के हल के लिए डायलॉग पर यकीन, मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, वजीर आज़म इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने भी वजीर आज़म के बयान को जैली हरूफ में शाया किया। दिफा के लिए अज़्म पुख्ता, 3 साल पहले भारत को दिखाया हम गालिब रहेंगे, वजीर आज़म इमरान खान। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, रूसी एटमी फोर्स हाई अलर्ट, जवाबी अमरीकी तैयारियां, यूक्रेन मुज़ाकरात पर तैयार, जंग तवील हो सकती है, बरतानिया फ्रांस। रोजनामा एक्सप्रेस ने रूस यूक्रेन जंग को हाईलाइट किया। प्यूटन ने न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट कर दी, यूक्रेन गैर मशरूत मुज़ाकरात पर राजी। इसी खबर को रोजनामा खबरें ने इस अंदाज से पेश किया, रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस तैयार, एटमी जंग का खदशा। रोजनामा नई बात ने PSL 7 में लाहौर की जीत की नुमाया तौर पर कवरेज दी। PSL फाइनल, लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान से ताज छीन लिया, 42 रन से फातेह। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, प्यूटन पुट्स न्यूक्लियर डिफेंसेस ऑन हाई अलर्ट। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, प्यूटन पुट्स न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट। द नेशन की मेन स्टोरी है, प्यूटन पुट्स रशियाज न्यूक्लियर डिफेंसेस ऑन अलर्ट। डॉन अखबार ने वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। रशीद क्लेम्स ऑपोजिशंस इन डेडलॉक ओवर नो ट्रस्ट मूव। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, लाहौर ट्रम्प्स मुल्तान टू विन एलूसिव PSL टाइटल। एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे जी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 3 साल मुकम्मल, मुज़ाकरात को कमज़ोरी न समझा जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान। रूस यूक्रेन तनाज़ा, दुनिया एटमी जंग के दहाने पर। अपोजिशन पंजाब और विफाक में अतम-ए-एतमाद के मामले पर बाहमी तनाज़ात तय करने में नाकाम। सिंध के वसाइल पर पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू। और आज के प्रोग्राम में डॉन का इदारिया, PPP ऑन द मूव और रोजनामा जंग में जनाब वजाहत मसूद साहब का कालम खालिद ज़बान में लिखा गया एक कालम शामिल है। और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है लाहौर कलंदर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपको मुबारक हो, आपकी टीम जीत गई बिलाखिर। अब बिलाखिर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शफीक साहब। और हमने वैसे मेरा ख्याल है अब आप नजूमी का कारोबार भी शुरू कर दें, क्योंकि आपने पहले दिन ही कह दिया था कि लाहौर जीतेगा। अगर आप इजाज़त दें तो 11 फरवरी को जो मैंने एक 10-15 सेकंड की बात की थी, अगर दिखा दूं। अगर आप देखें ना, आप देखें मिठाई नहीं लेके इतने लाहौर कलंदर को जीतते जीतते बड़े साल लगे, कई साल लग गए। मिठाई जिस दिन खालिद लेके आएगा ना, उसी दिन मैं भी लेके हमारी टीम तो हार गई। सबको मिठाई आपको मेरी टीम बहुत पुरानी, आपको याद है? आप ऐसे कहें जिस दिन वो गुड़ लेके आएंगे तो लेके आएंगे, उसी दिन कर लेंगे। मैं 11 नवंबर का एक शॉर्ट आपको शेयर करना चाह रहा। 11 फरवरी को हम प्रोग्राम में मैंने क्या कहा था, मैं चारों जरा एक नजर आपको दिखा दूं जी। हमारा लाहौर जो कलंदर है, आप देखिएगा, जाए लिख लें, फाइनल मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर में होगा और लाहौर कलंदर हराएगा। शाह जी, ये राणा साहब आप नहीं चाहते कि जनूबी पंजाब की जो पसमानदगी है वो दूर हो? बस भाई जनूबी पंजाब को फाइनल तक तो ले आए, और क्या चाहिए आपको? मैंने इतना भी नहीं ना। और कल फवाद साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा लाहौर कलंदर के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी मोहब्बत कब किसी और से है, ये सरफिरी भी लाहौर से है। तो मैं समझता हूँ लाहौर फिर लाहौर है, टॉप ट्रेंड भी लाहौर है। और सबसे बड़ी बात शफीक साहब,
लाहौर जीते, मुल्तान सुल्तान जीते, पाकिस्तान जीतेगा। यकीन करें कल ढेरों खून बढ़ा। हम पता चला, दुनिया को हमने बताया, आप अंदाजा करें दुनिया की सबसे महंगी लीग है आईपीएल इंडिया की, वो मांद पड़ गई है कल पीएसएल के जिस तरह से सामने। कल शाहीन आफरीदी ने मैच जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान को उठाया है, वो बड़ा एक यार कसम से बताया कि यार हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मोहब्बत के साथ तख्त लाहौर की ताकत भी जो है वो भी एक आपको बताया बड़ी एक आप और चीज इग्नोर कर रहे हैं कि ये ट्रॉफी जो है कोई भी जीता कि हमारे पख्तून भाई ने उठानी थी। कि दोनों पख्तून है। हम ये कल कितना बड़ा दिल है। बिल्कुल, कल फतह पाकिस्तान की फतह थी। असल में तो बात कल ये है। फतह 22 करोड़ पाकिस्तानियों की फतह थी। लेकिन कब उठाया हर केस हर सूरत में और पख्तून ने शायकीन को, उठाया। और शायकीन को भी दाद दें सर, क्या गर्मजोशी, क्या दिलजमी, इलेक्ट्रिक माहौल यानी था। लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा मार्का हाँ जी, इस वक्त जो है ना और स्टेडियम इसका में जिस अंदाज से लोग क्रेडिट गए हैं। रमीज राजा को भी राजा जाता साहब को है। रमीज राजा ने बहुत खूबसूरत मेला जी सजाया। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कल मुकम्मल हुए जनाब अली ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 3 साल। जी जी और अभिनंदन को हमारी वो चाय तो नहीं भूली होगी, बिल्कुल नहीं भूली। जो हमने उसे पिलाई थी। और अभिनंदन ने इसके जवाब में कल कहा है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। हमारा चाय का में जो नमक था वो कहीं ना कहीं तो बोलता है ना, तो वो बोल रहा है। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि भाई देखें, हम चाहते हैं कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात करें, हम चाहते हैं कि हम भारत के साथ एक जिसे कहते हैं ना अमन के साथ रहें, लेकिन हमारी इस मुज़ाकरात की दावत को कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए। शफीक, मेरा ख्याल है कि भारत जो है इस बात को याद रखेगा कि वो जो उसके दावे थे, और DGISPR ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर सरप्राइज़ देंगे, और 24 घंटे में सरप्राइज़ दे दिया। देखिए, ये जो ऑपरेशन था ना, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि भाई हमें वो जो रोज़ कहता था कि मैं आज आया कल आया, और जो उसके वज़ीर दिफा थे और जो आर्मी चीफ थे वो रोज़ बयान देते थे कि हम पाकिस्तान पे आज चढ़ाई कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, और 5 मिनट का काम है, यहाँ तक भी उन्होंने कहा था। लेकिन वो ये भूल गए थे कि यही वही फ़ौज है जैसे 65 और 71 में उनका क्या असर किया था। और जब उनका दोबारा जहाज़ आया तो हमने जवाब दिया, और देखें क्या कि 2 जहाज़ हमने उनके गिरा दिए। उन्हें पता चल गया कि भाई अभी पाकिस्तान, जो आप पाकिस्तान के मैली आंख से देख रहे हैं ना, इसका जवाब आएगा। बिल्कुल। और वो उनको एक पंजाबी कहते हैं ना, उनको एक ठप्पा लग गया, और उनको पता चल गया कि भाई अगर मज़ीद हमने कोई ऐसी हरकत की तो ऐसा फौरी जवाब आएगा कि उनको अपनी पै जाएगी। अब देखें, पूरा इंडियन मीडिया, जब ये वाक़या हुआ था अभिनंदन का, पूरा इंडियन मीडिया थू कर रहा था अपने हुकूमत पर, ये किया क्या उन्होंने, और वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये जहाज़ गिरा। जब मलबा हर चीज़ अभिनंदन सामने आ गया तो फिर इंडियन मीडिया के एकदम मूड चेंज हो गया, और वो पहले करे पाकिस्तान में हमला कर दिया, ये तबाह कर दिया, वो बंकर तबाह कर दिए। और जब अभिनंदन को पकड़ के सामने लाया गया तो फिर फौरन मीडिया चेंज हो गया, अपनी हुकूमत पर तनकीद करने लग गया। तो इनके लिए चेतावनी है कि भाई हमें ईजी ना लें, हम न्यूक्लियर पावर भी हैं और हम वैसे भी आपसे निमट सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भारत का जो तकब्बुर था वो बड़ी आसमानों पे था, और वो इस तरह बिहेव कर रहे थे कि जैसे कि हम पाकिस्तान उनके लिए कोई हलवा है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान एक छोटा सा दिखाया अपना काम, और उसके बाद वो झांकी तरह बैठ भी गया। फिर देखिए, उस वाक़ये के बाद भारत के अंदर जितनी डिबेट वहाँ के मीडिया में और इंटेलेक्चुअल में हुई है भारतीय पसपाई के ऊपर, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। यानी वो कहते थे कि हम इतनी बड़ी कुव्वत होने के बावजूद, सियासी कुव्वत, जमहूरी कुव्वत, फौजी कुव्वत, इतना हमारे पास डिफेंस, और हमारा ये जो हमें यहाँ पे पसपाई हुई है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और मोदी को इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया कि आपकी इस उजलत ने और आपकी इस मुहिम जोई ने भारत का जो एक पूरा सार था उसको तोड़ा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कही है, आर्मी चीफ ने भी की है, कि मुज़ाकरात को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। देखिए, बार बार पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे जिसे कहते हैं नॉक कर रहा है कि जी भारत जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करे, बातचीत करे, और बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात कर रहे हैं कि जनाब तनाज़ात का हल जो है ना वो जंग नहीं है, मुज़ाकरात। आप देखिए, जिस जगह पर भी तनाज़ा पैदा होता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान से बाहर के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी रूस और यूक्रेन का वाला जो इशू हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि सारे मामला जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाए। अब मसला ये है कि भारत ये समझता है कि जब पाकिस्तान बार बार मुज़ाकरात की बात करता है तो लगता है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में, इसलिए वो हमसे मुज़ाकरात करता है। उस पर भारत जो है वो आगे चले जाता है। लेकिन इस वक्त जो है
कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ जो है वो पिघलने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुज़ाकरात की टेबल पे आए। और प्राइम मिनिस्टर ने जो जिस दिन पहले दिन हलफ लिया था, आपको याद होगा, पहली स्पीच में कहा था कि भारत एक कदम आगे उठाए, हम 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार है। और यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान और भारत अपने एटमी प्रोग्रामों से ज़्यादा अपने डिफेंस पे बजट ज़्यादा खर्च करने के बजाय जो लोगों के बुनियादी मसले हैं उसके ऊपर तवज्जो दे, तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कल दफ्तर खारजा ने भी एक बात की कि भारत को मुहिम जोई जो है ना उससे बाहर निकलना चाहिए और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसे मानते हुए पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए और ताकि बात मुज़ाकरात की तरफ जाए, अमन की तरफ जाए। देखिए राणा साहब, जो पाकिस्तान के शाहीनों ने 2019 में फरवरी में आज जो 2 भारतीय त्यारे गिराकर जो भारत को जो सबक सिखाया था, वो सबक जो है मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो कभी नहीं भूलेगा। और यही वजह है कि आपने देखा कि उसके बाद हमारे जो सरहद है या बॉर्डर है वहाँ पर जो छेड़खानियाँ हैं भारत की तरफ से, अब हमें उस तरह की नज़र नहीं आती, क्योंकि उसको इल्म है कि मुंह तोड़ जो जवाब है वो दिया जाएगा। और भारत की तरफ से जो हमेशा अस्करी बालादस्ती का या बालातर होने का जो दावा किया जाता था, उसको हमारे शाहीनों ने जो है अब वो खाक में मिला दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रूसी एटमी फोर्स के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो हाई अलर्ट पे चली गई है और बरतानिया, फ्रांस का, यूरोप का ये कहना है कि ये जंग है ये तवील भी हो सकती है। तो जो रूस यूक्रेन के हवाले से हमने शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हमारे साथ लाइन पे हैं, मैं कहा थोड़ा सा उनसे अपडेट लें। सर, आप पहले तो आपको मुबारक हो दौरे के हवाले से, क्या अहदाफ थे और क्या रिज़ल्ट रहा, आप क्या समझते हैं दौरे के हवाले से पाकिस्तान को किस हद तक कामयाबी मिली? दौरा रूस बहुत कामयाब रहा। हमने अपने जो हमारे मकासद थे 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के, उन्हें हमने मुकम्मल तौर पर हासिल किया। वजीर आजम इमरान खान की सदर पुतिन के साथ जो 3.5 घंटे तफसीली मुलाकात हुई वो बहुत मुफीद रही। हमने जो एनर्जी कॉपरेशन पे पेशरफ्त करनी थी वो अल्लाह के फजल करम से हमने की। हमने अमन और इस्तेहकाम के लिए जो अपना पैगाम देना था उन्हें दिया। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि वो जो पैगाम देना था, पाकिस्तान के जो तुलबा यूक्रेन में है उसके मुतालिक मीडिया बड़ी अजीबोगरीब इतलात दे रहा है, आपका राब्ता है सर उनसे, हुकाम से? मेरी अभी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से तफसीली बात हुई है। मैंने जो पाकिस्तान के बच्चे स्टूडेंट्स जो वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए उनसे दरखास्त की है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मुकम्मल हमें हमारा साथ देंगे। उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त क्योंकि बॉर्डर पर बहुत रश है, 40-40 मील लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो हम निगोशिएट कर रहे हैं पोलैंड के साथ और साथ वाले पड़ोसी ममालिक के साथ कि क्रॉसिंग पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जा सके, ताकि जो गैर मुल्की लोग हैं, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, वो यूक्रेन से बाहिफाजत निकल सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अपोजिशन के मुतालिक हमने अभी डिस्कस भी करना है कि आदम एतमाद के मामले में वो तनाज़ात का शिकार हैं और ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उनकी अपनी तवक्कुआत हैं और हमारा अपना नजर है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके में मुझे ये बात मैं भला कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम समझते हैं कि ये 2 तरफा ताल्लुक है। और सब आई एम सॉरी, मैं चाह रहा था कि पहले मैं इसी इशू पे एक आप ज़रूरी बात है वो क्योंकि फिर वो बात पॉलिटिक्स की तरफ चली जाएगी, मैं इंटरनेशनल उस पर रहना चाह रहा था। सर, अमेरिका ने एक मासूमाना आपसे सवाल किया और आपने बड़ा सादा सा जवाब दिया, तो ये सवाल क्या इतना ही मासूमाना है और जवाब इतना ही सादा है? उनकी अपनी तवक्कुआत हैं और हमारा अपना नजर है।
उन्होंने बड़े अच्छे तरीके में मुझे ये बात मैं भला कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम समझते हैं कि ये दो तरफा ताल्लुक है और अगर पाकिस्तान चाहता भी है तो पाकिस्तान एक नुक्ता नजर पेश करे कि वजीर आजम ने बड़े बड़े मुतब्बराना अंदाज में वहां पेश किया, पीस और डायलॉग की बात की, रिस्ट्रेंट की बात की, अमन की बात की, जो कि हमेशा वो करते आए हैं। हमने तो अफगानिस्तान पर भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि जंग से, जदल से कोई फायदा नहीं होगा, एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए। तो इमरान खान का मौक़िफ़ तो तसलसल से यही रहा है। तो उन्होंने पेश किया, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं पूछना ये चाहता हूं आज इंटरनेशनल कम्युनिटी से, हिंदुस्तान जो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, जब ये रेजोल्यूशन पेश किया गया और वो अपने आप को हलीफ कहता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है, क्वाड का मेंबर है, उन्होंने एब्सटेन क्यों किया और दुनिया ने उसका नोटिस लिया कि नहीं लिया? वो क्यों कतरा रहे हैं? उन्होंने कंडेम क्यों नहीं किया? देखिए, वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, हम सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। सर अब आ जाए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ। अपोजिशन में मेरा सवाल था कि अदम एतमाद के हवाले से तकसीम है, फ्रस्ट्रेशन क्या है सर अपोजिशन के अंदर? पहली बात तो ये है कि अपोजिशन तो न जाने घबराती रहती है। आपने देखा कि इमरान खान के चेहरे पर दौरे रूस पर कितना इत्मीनान था। क्यों था? इसलिए था कि उसका हाथ साफ है, उसका दामन साफ है, उसका वेस्टर्न बैंक्स पे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, हमसे बात कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। अच्छा सर, मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी सवाल किया कि अपोजिशन जो है पंजाब और वफाक में अदम एतमाद के मामले में अभी तो उनका अपने तनाज़े नहीं मुक रहे। अभी देखें ना, ये इतना बड़ा इन्होंने एक बैलून क्रिएट किया था और वो बैलून खुद ब खुद फट गया। और अब ये है कि जहांगीर तरीन साहब इनका तकिया था, वो अल्लाह उनको सेहत दे, वो लंदन चले गए। और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि ये 5 साल हुकूमत पूरी करेगी, जो मैंडेट है इस पर हम किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। MKM का भी बयान आ गया कि भाई हम अपना क्या, हम किसी ऐसे खेल में नहीं पड़ेंगे। अब देखिए, इनका सारा दारोमदार था बाहर पे, अपनी इनकी स्ट्रेंथ कोई थी नहीं। और अपनी स्ट्रेंथ के अलावा भी मुस्लिम लीग नून अब कह रही है कि हम परवेज़ इलाही हमारी तरजीहात में थे ही नहीं कि हमने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाना है। ऊपर तो काफ़ी इख्तलाफात थे और ये सारा तकिया कर रहे थे कि हमने अपना परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना लेना और पंजाब में भी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और सेंटर में भी हो जाएगी। लेकिन पहले मुनीस सलाई ने तरदीद की, फिर परवेज़ इलाही ने कल तरदीद कर दी कि भाई हुकूमत, ये असम्बली में नहीं कह रहा, उनका बयान सुने, उन्होंने असम्बली की बात नहीं की, हुकूमत का 5 साल का मैंडेट है वो पूरा करेगी। ये कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि असम्बलियाँ 5 साल के मदद पड़ेंगी। ये अपोजिशन को ये इस बयान को समझना चाहिए कि उनका मतलब क्या था, कि वो अभी तक जल हैं इसके साथ, हुकूमत के साथ। और ये अपना ज़ाहिर वो इत्तेहादी, वो PTI का हिस्सा तो नहीं है। और मेल मुलाकातें, वो चौधरी साहबान का दस्तरखान बहुत फुसी है, बिल्कुल सियासी भी और वैसे भी। तो वो मेल मुलाकातें करते रहती है। उसमें मेल मुलाकातों का नतीजा पोजीशन ने पता नहीं क्या निकाला कि हम अपना हुकूमत अब गई तो कब गई। और ये है कि अपने अंदर ये इत्तेफाक नहीं है। आप देखें, नवाज शरीफ बार बार कह चुके हैं, नवाज शरीफ मरीम से बिल्कुल खामोश हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो जो इनकी फ़िलासफ़ी है ना कि हुकूमत चेंज करके आ जाए, वो उससे एग्री नहीं करती। और फिर मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं अगर हमने सारा ये खेलना था परवेज़ इलाही के लिए, तो फिर हमें तो फिर अपना घर चला जाना चाहिए। यानी कि 3 साल से हम लगे हुए हैं और सारा जब एंड पे अब जो हलवा पक के तैयार होगा तो हम उनके अपना सुपुर्द कर दें, तो ये अपना ये उन्हें काबिल कबूली। तो फिर वो कहते हैं फजल रहमान साहब जो है, उनकी सियासत, उनके स्टेक क्या है, 1, 2, 3, 4 सीटें। और उनका स्टेक ये है कि उन्होंने अपना, उनका स्टेक बहुत कमज़ोर है। और सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जो उनके बकौल मुस्लिम लीग नून है पोजीशन में ना, या अगर सेटअप में जो वो क्लेम करते हैं, तो कहते हैं हम किसी एक पार्टी जिसका उनको गुस्सा ये है कि मुझे नहीं मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, उनके गुस्से को हम क्यों अपनी पूरी सियासत की भीड़ चढ़ाएं। बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब अपने कार्ड ठीक खेले, लेकिन मुझे अफसोस है कि शहबाज शरीफ साहब जो ख्वाब देख रहे थे कि मैं अपना वज़ीर आला बनूंगा, वो वज़ीर आज़म बनूंगा, पूरे नहीं हो सके। एक अखबारी नुमाइंदे ने पूछा कि आप 1 साल के लिए बनना पसंद करेंगे वज़ीर आज़म? वो फरमाने लगे कि मैं 1 साल के लिए कब आऊँगा,
यानी उन्हें ये भी भूल जाते हैं जज्बात में कि सियासी जज्बात में कि अपोजिशन के असेंबली की मुद्दत 5 साल है, यानी उससे आगे की भी सोच रहे हैं। लेकिन सारा उनका जो इंग्लिश में कहते हैं के विन हो गया है, यानी उनका जो ख्वाब था, जो उनकी छत बनाई हुई थी, वो धड़ाम से गिर गई है। और अब एक दूसरे की वो बगले झांक रहे हैं, करें क्या। अब उसका पीपल्स पार्टी का मार्च भी शुरू हो गया है, लेकिन मार्च क्या है वो तो मुझे 1 अप्रैल लग रहा है, अप्रैल फुल लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। अभी तक एक एजेंडे पे नहीं आ सकी अपोजिशन, और हर जमात जो है वो अपना एक एजेंडा लेके चल रही है। क्या अंजाम नजर आता है सलमान? देखिए, अंजाम तो बहुत पहले से पता था कि इनको सिवाय शिकस्त के और कुछ नहीं होगा। बुनियादी तजाद जो निकल कर सामने आया वो ये कि नवाज शरीफ साहब फौरी इंतखाबात चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें ये चाहती हैं कि जनाब फौरी इंतखाबात मसले का हल नहीं है, और असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इत्तेहादी जमातों से जो आस लगाई गई थी, उन्होंने उनको ट्रक्की बत्ती के पीछे लगा के अपने मामलात दुरुस्त कर लिए। एक बात, जो हम ख्याल ग्रुप था और जहांगीर तरीन ग्रुप था कि उनके बारे में खबरें ये हैं कि उनमें से इनफरादी सतह पर लोग जो है उन्होंने हुकूमत के साथ अपने मामलात तय कर लिए। अच्छा, अब मसला ये है, फिर इख्तलाफ ये हुआ कि जनाब पंजाब में तब्दीली लानी है या नहीं लानी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो सिर्फ मरकज़ तक फोकस करना चाहते थे। फिर तब मसला ये आ गया कि नहीं जी पहले स्पीकर के खिलाफ आई जाए। फिर मसला ये आया कि नहीं जी वो सदर के खिलाफ जो है मुवाख़ज़ा की तहरीक पेश की जाए। फिर मसला ये आया कि नहीं जनाब अपना हम नहीं चाहते, हुकूमत खुद रिज़ाइन कर दे, इमरान खान साहब खुद इस्तीफ़ा दे दें। फिर ये आया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को बाहर निकाले और एक ऐसा साजगार माहौल बनाए जिसमें नए इंतखाबात हों। अब ये हमारे हजरत जो कल से शुरू हुए हैं सिंध से लॉन्ग मार्च लेके, माशाल्लाह उनको दाद तो देनी पड़ती है। एसार राणा साहब चले थे इमरान खान की हुकूमत गिराने, 38 मुतालबात पेश कर दिए। अब वो 38 मुतालबात की जो देग है, इसका मतलब है कुछ नहीं होना और कुछ नहीं निकलना। यह मैं बार बार कहता रहा हूँ कि 2023 के इंतखाबात की एक रिहर्सल उन्होंने शुरू कर दी है, उसका जवाबी वार जो है वो फिर वहाँ से सिंध में भी निकल आया है। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो मैं समझता हूँ, जो हमें समझनी चाहिए, कि अब आप मुस्लिम लीग के लोगों के जब बयान पढ़े ना, अभी शफीक अवान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह नहीं है परवेज़ लाई साहब। अगर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू सुने जो उन्होंने जियो में दिया है, उन्होंने कहा कि जी वो बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर परवेज़ लाई साहब, उन्होंने अपनी तरजीह बता दी। हकान अब्बासी साहब और मोहम्मद ज़ुबैर कुछ और कह रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जब भी कोई बयान आएगा, आपको दो ही तनाज़ुर में देखना पड़ेगा, ये लंदन मुस्लिम लीग का बयान है या ये मॉडल टाउन मुस्लिम लीग का बयान है। दोनों के बयानात के तजादात मुस्लिम लीग के अंदर जो है बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं, और उसकी रिफ्लेक्शन है कि मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा इस वक्त अपोजिशन जमातों में कन्फ्यूजन का शिकार है। और जो नतीजा इन्होंने हासिल करना था वो मुझे लगता है कि अगर आप कल परसों से देखें 2 दिन से, तो वो जो सारी तहरीक एतमाद की तहरीक थी ना, वो अब वो उसमें वो जोश भी नहीं रहा और वो होश भी नहीं रहा, क्योंकि तब के एक मुतालबात और एक की जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं। और नवाज शरीफ और ये जो मरियम की जो खामोशी है वो साबित करती है कि वो खुद भी तहरीक एतमाद को नाकाम ही बनाना चाहते थे, कि उनको पता था कि तहरीक एतमाद की सूरत में जो नया सेटअप आएगा वो नवाज शरीफ के लिए भी और मरियम नवाज के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, जैसे सलमान कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगता है ऐसे है कि वो जो दूसरा बयानिया है ना, उसमें भी एक तकसीम मौजूद है। देखिए राणा साहब, मुस्लिम लीग नून के अंदर शुरू दिन से ही जब से नवाज शरीफ साहब को जो है वो नहल किया गया और वजारत उज़्मा से हटाया गया, उस वक्त से 2 ही बयानी और 2 किस्म की सोच है, अब वही चल रही है। लेकिन ये जो मामला हुआ है एकदम, जो अपोजिशन ने एक नफसियाती अदम इत्मीनान की जो कफ़ियत जो है वो तारीख की हुई थी कौमी मंजरनामे पर, तो इससे तो अब लगता है कि अपोजिशन को फ़ायदा होने की बजाय अब नुकसान जो है वो होना शुरू हो गया है। और चौधरी परवेज़ इलाही का
आज जो बयान है हुकूमत के 5 साल पूरे करने के हवाले से, ये इस जो मुश्तरका मुत्तहिदा अपोजिशन है इसके लिए बड़ा मैं एक दचका आज समझता हूँ, क्योंकि अपोजिशन ने अपनी तमाम जो अदम इत्माद की शफीक साहब तैयारियाँ थी उसका सारा इन्हिसार जो है अब वो चौधरी बरादरान और जहांगीर तरीन पर किया हुआ था। और चौधरी बरादरान ने तो खुल कर जो है वो हुकूमत के साथ खड़े रहने का बयान भी जारी कर दिया, जबकि जहांगीर तरीन साहब खामोशी के साथ अपने इलाज के लिए बरूने मुल्क जो है वो रवाना हो गए। तो इससे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जो अदम इत्माद की तहरीक पेश करने की कोशिशें थी वो बुरी तरह मुझे तो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। राना साहब, हम देख रहे हैं जब से ये शोशा छुटा है अपना धरनों का और ख़ास तौर पर अदम एतमाद का, हम ये देख रहे हैं कि ये जो अदम एतमाद है अपोजिशन की अपनी बदएतमादी का शिकार हो रही है। जब उन्हें पता था तकसीम दर तकसीम है तो क्यों उन्होंने पंजाबी में लफ्ज़ यूज़ कर सकता हूँ, क्यों पंगा लिया? अच्छा देखिए, जो इस टाइम अपोजिशन की कैफियत है ना सर, वो एक ऐसी मुर्गी की तरह है जो अंडे देने बच्चे देने निकली है और नीचे अंडा कोई नहीं है। अब वो ऐसी मुर्गी 10 साल भी बैठी रहे, जब नीचे अंडे ही नहीं है अरकान असेंबली के, तो बच्चे कैसे निकलेंगे? तो अपोजिशन की मिसाल इस टाइम वो कुड़क मुर्गी वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, हम चारों इस बात पे पहले दिन से मुत्तफिक हैं कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है ये एक दूसरे के नेचुरल मुखालिफ हैं, ठीक है। मुफादात और पैसे, अपनी दौलत बचाने की ख्वाहिश जो है वो इन्हें इकट्ठा कर सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये चल नहीं सकते। और यही वजह है कि कभी भी पीपल्स पार्टी नून लीग पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं और नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करने के तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो ये अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया, ये इस बात की इंडिकेशन है कि वो अपनी सोलो फ्लाइट वो खुद लड़ना चाहते हैं, उन्हें किसी की साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनकी जंग अदम एतमाद है ही नहीं। उनकी जंग अगले इलेक्शन के अंदर खुद को दूसरी नंबर की पार्टी तस्लीम करवाना है। यही वजह है कि उनका सारा फोकस इस तरफ है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का हाल अब ये हो गया है कि 2 बयानिए जैसे हमने कहे हो गए, लंदन का, लाहौर का। लाहौर के बयानिए में भी तकसीम है। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमने तो जान छुड़ाने के लिए परवेज़ इलाही को वो किया, और खाकान अब्बासी साहब कुछ और कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कुछ और कहते हैं। सो मुस्लिम लीग जो है वो, मुझे हमदर्दी है मुस्लिम लीग नून से, शहबाज शरीफ से तितर बितर हो गए। शहबाज शरीफ का कम से कम एक पॉइंट तो है कि यार वो पार्लिमानी सियासत के अंदर खेलना चाहते हैं। और रही बात यह कि आज दोनों बाप बेटे फिर पेशी है उनकी, तो वो पेशियों से निकलेंगे तो किसी के आगे पेश होंगे ना। तो जनरल अमजद शुएब साहब ने कहा था ना कि मैं बताऊं कि रात को शहबाज शरीफ जाके किसको कहते हैं कि मेरे सर पे हाथ रखो। और ये जो जुमला शफीक साहब, आप इससे अभी मैं इस पर आपसे भी बात करूंगा आपसे भी, कि जी बैसाखियाँ हटा दें तो ये हो, इनसे ये पूछो कि जब ये वजीर ख़जाना बने पंजाब के पहले तो किस बैसाखी के ऊपर बने थे, ठीक है, और उसके बाद वजीर आला बने तो किस बैसाखी पे बने थे, किसको इन्होंने अपना रूहानी बाप कह के और वजीर आला पंजाब बने थे। तो बैसाखियाँ तो इनके बैसाखियों की आप बात करते हैं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उसके बगैर एक कदम नहीं चल सकते। और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से मैं ज़रा ना शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, एक दफ़ा मैं ज़रा शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ, सुने क्या कहा था। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। मौत के कुएं में छलांग उन्होंने मार दी है, लगा दी छलांग लगा दी है। अच्छा, एक साउंड और भी दिखाना चाहता हूँ जो साद रफीक साहब ने ना आसिफ जरदारी साहब के लिए कहा था। मैं कह रहा हूँ जरा थोड़ा सा आपके मुस्कुराहट है, जरा साद रफीक साहब ने क्या कहा था। जर की बात करें कि जरदारी की बात करें, हैरत होती है जब और कोई नहीं खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। जरदारी सब कितना खाना है, जरदारी सब कितना खाना है, आपका पेट कैसे भरे? ये जो पेट का दोजख है
इसमें कितना कुछ डालना है। ये शुगर मिलें किधर से आई हैं? आपकी शुगर मिलें बच्चे देती हैं। ये जो पेट का दोजख है, शुगर मिलें बच्चे देती हैं। सिंध के शहरों को खंडर बना दिया, अरबों रुपया खा गए हैं आप, आपके पेट की आग नहीं बुझी। कोई काम सिंध में पैसे के बगैर नहीं होता। ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी, वो इनके पता नहीं जाती जागीरों पे लगते हैं, इनकी पार्टी के या किधर लगते हैं। लूट लूट के इस मुल्क को आप खा गए हैं। जरदारी साहब, कभी सोचना अगर आप ये माल बनाओ प्रोग्राम छोड़ देते, इतना खा भी लिया था, खाता खुला जरदारी साहब, तो आपका तो इतना बड़ा खाता बंद ही नहीं होगा। जरदारी साहब, लूट लूट के इस मुल्क को आप खा गए हैं। हजरत आसिफ अली जरदारी, जिनकी अपनी बदअखलाकी की दास्तानें मुल्क के अंदर और बाहर बिखरी पड़ी, पीपल्स पार्टी वालों को करप्शन बारे बात करते हुए अपनी चारपाई के नीचे जरूर देखना चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है, वैसे ये जरदारी साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब जो है बार बार जरदारी साहब के दरबार में हाजिर होकर कहते हैं कि वो जो कमाया है उसका कोई गुर हमें भी बताएं ताकि हमें भी पता चले। लेकिन माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, सब बहुत करूँ है सारे। तो अब पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया जी, और लॉन्ग मार्च में बिलावल साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा लेना है। वो जैसे बच्चे दुकान पे जाके कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैंने टॉफ़ी लेनी है। तो एक तब वो शुरू हो गया, वहाँ पीटीआई ने भी सिंध में अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है। एक रिपोर्ट आपको शेयर करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गए। अमनो मान की खराब सूरत हाल के खिलाफ गोटकी से निकलने वाला सिंध हुकूक मार्च कराची की जानिब रवा दवा है। छोटे बड़े शहरों में मार्च का अवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वफाकी हुकूमत का दामन साफ है। 3 साल का हिसाब मांगने वाले जरूर हिसाब लें, लेकिन पहले अवाम को अपने 15 साल का हिसाब तो दें। लॉन्ग मार्च कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और कहते हैं इमरान खान से हिसाब लेने जा रहा हूँ। 3.5 साल हो गए उसको हुकूमत में, कौम को हिसाब दो। मैं कहता हूँ लो तुम भी 15 साल का हिसाब, आओ टेलीविजन पर आओ, मीडिया को दावत दे रहा हूँ, मीडिया को चैलेंज कर रहा हूँ, अपने चैनल सब ले आओ। मैं एक तरफ इमरान खान को बिठा देता हूँ, तुम दूसरी तरफ जरदारी को बिठा दो, वो अपना हिसाब दे, वो अपना हिसाब दे, हिसाब बराबर हो जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर कारकुन को 11 दिन का 30,000 रुपए का पैकेज दिया है। अगर आप पैसे के बलबूते पर चलेंगे तो क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देंगे जी? पीटीआई भी निकल आई है बाहर और पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। देखिए, ये बात करते हैं मुतअद्दिद अपोजिशन की, बात करते हैं हुकूमत गिराने की, बात करते हैं अदम एतमाद की, बात करते हैं धरने की, बात करते हैं लॉन्ग मार्च की, और हालत ये है कि इकट्ठा लॉन्ग मार्च नहीं निकाल सकते। यानी अपनी अपनी दुकानदारी, अपनी अपनी दिहाड़ी बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी दुकान ये है, यहाँ सबसे सस्ता सामान यहाँ से खरीदे, वहाँ ना खरीदे। बिल्कुल सही है। यानी अपने अंदर इत्तेफाक नहीं है और चले हुकूमत गिराने। अब बिलावल साहब को मैं क्या कहूँ, बार बार वो बच्चे गैर सियासी होते हैं, उनको अभी सियासी तरबियत की ज़रूरत है। अभी इस सियासत में उनका वो एक्सपीरियंस नहीं कि वो किसी को चैलेंज कर सकें, वो भी इमरान खान को चैलेंज कर सकें। ये मुझे तो लगता है राना साहब ये फ्रस्ट्रेशन में जो आत्म एतमाद सारी चीज़ें चला रहे हैं, ये ना हो कि वो अपना सब हर तरफ से नाकाम हो गए, इमरान खान के पास चला जाए, खान साहब हमारी मदद कर दें, हमने आप पे आत्म एतमाद करना है। अब देखिए ना, तमाम दरवाजे खटका लिए और वो अपना बिल्कुल वो नाकाम लौटे। और फिर उन्होंने देखे अपना सिंध का हालात देख लें। चल बाकी सिंध को छोड़ें, कराची को छोड़ें, शक्कर को छोड़ें, अपने बाकी शहरी को छोड़ें, अपना लड़काना देख लें इनका। यानी वहाँ पे पीने का पानी नहीं, सड़कें देख लें, थर देख लें। बच्चे वहाँ से दिल दुखता है जब बच्चे मरने की बातें सुनते हैं ना, लेकिन वहाँ तवज्जो नहीं दे रहे। सारा जो सिंध के वसाइल, कल एक मैंने तस्वीर देखी कि पुलिस के वैन में रख के ये सामान लेके जा रहे हैं अपने लॉन्ग मार्च का। भाई आप अपने पहले ठीक है, आप ये अपना शौक पूरा करें सियासत का, लेकिन आप देखिए आपने सूबे के अवाम को क्या दिया, सूबे के अवाम को क्या हाल किया। ना वहाँ पे सेहत के है, ना आपके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके रोड है, ना सड़कें, ना ट्रांसपोर्ट है। चले आपको अपना अर्बन सिंध ने तो आपको रिजेक्ट किया, लेकिन रूरल सिंध को तो कम से कम आपको डेवलपमेंट दें, उनका तो ख्याल करें, उनको इलाज दें। और फिर जो पंजाब का हेल्थ कार्ड है, जो इमरान खान साहब ने जो हेल्थ कार्ड दिया, उसको कबूल नहीं कर रहे। यानी एक तो खुद को उन्हें सहूलतें देने को तैयार नहीं है, और दूसरा जो वफाकी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जारी किया है उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये उनका हाल है कि पहले अपने घर देखें, अपना घर मजबूत करें, आप लोगों को फैसिलिटीज़ दें, लोगों को जो हुकूक उनको दें, फिर बाहर जाएँ। अब अपोजिशन, तमाम अपोजिशन जो है असम्बली की, वो आपके खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन आप जो है वो अपना उस पर डंडे पे खड़े हैं, नहीं हमने भाई
गुल क्या, गुल मत जुम्मत न जुम्मत, वो आप बेहतर जानते हैं। हाँ जी, कि जमीन जुम्मत न जुम्मत, गुल मत जुम्मत। तो वो हाल है कि उन्होंने जुम्मत नहीं करनी, हिलना नहीं है, वहीं पे खड़े रहें कि हमने अदम एतमाद लॉन्ग मार्च करनी है। लेकिन उसके लिए यार अपना चोरी को लूटा हुआ पैसा ले आओ, आप उससे कम से कम खर्च कर लो। आप सिंध के अवाम के वसाइल से क्यों ये सारा कुछ कर रहे हो? बिल्कुल ठीक। और उसके लिए अपना पहले ये देख लें कि आप निकलने से पहले देख लें कि बिलावल साहब जिस सड़क से गुजर रहे हैं उसमें खड्डे कितने हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। जिस इलाके से गुजरे उनके हॉस्पिटल कैसे हैं, जिस इलाके से गुजरे उनके स्कूलों का क्या हाल है, पहले ये देख लें आप। बिल्कुल ठीक है। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी लॉन्ग मार्च देखा था, जितना जोश वलवला उसमें था। कल तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सोए हुए लोग, उकताए हुए लोग, मजबूर किस्म के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। देखिए, बेनज़ीर के लॉन्ग मार्च में और बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है सर। उसको लोग कहते थे कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है, इसके बारे में वो कहते हैं ये सहूलतकारों का लॉन्ग मार्च है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप हुकूमत गिराने जाते हैं ना एहसान राना साहब, तो यकनुकाती एजेंडा होता है बिल्कुल कि हम हुकूमत को गिराएंगे। यहाँ जब मैंने कहा कि आपने 38 मुतालबात कर दिए, ज़रा मुतालबात के इरोदात सुने ज़रा। जी। पार्लियामेंट को तस्लीम किया, को मुस्तहकम किया जाए, तो किसने रोका भाई आपको? बना लें, पार्लियामेंट मुस्तहकम कर लें। आज़ाद इलेक्शन कमीशन तो बना लें, किसने रोका है आपको? कानून की हुक्मरानी, सिंध में कानून की हुक्मरानी को पहले इंश्योर कर लें, फिर वफाक में भी कर लेते हैं। फिर आपने कहा जी आज़ादी इजहार, किसने रोका? आप तो खुद मीडिया को गालियाँ बकते रहे। तो सवाल ये है कि जो 38 मुतालबात पेश करके लॉन्ग मार्च चला है, इसका मतलब यह है कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वही पुराने नारे हैं जो 1970 की सियासत से लेके शुरू हुए हैं इस मुल्क के अंदर, उन्हीं नारों के ऊपर आप लोगों को लेके जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आप भी देखिएगा, ये जो इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च चलेगा, उसके बाद अगर मुस्लिम PDM ने लॉन्ग मार्च किया, अवाम इसमें शिरकत नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है? अवाम को पता है कि ये लोग फिर डुगडुगी बजाकर जो है हमारे पास आए हैं। अगर हमें हुकूमत से नाराज़गी है तो अपनी जगह, लेकिन इस अपोजिशन के पास भी कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है जिसकी वजह से ये हमें कोई सियासी या माशी रिलीफ दे सकेंगे। सिंध में तो बड़ा पुअर आगाज़ हुआ है, पंजाब में क्या नज़र आता है खालिद साहब? देखिए राणा साहब, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह ये सिंध के वसाइल से आप पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए इलेक्शन कैंपेन जो है 2023 के इलेक्शन की चलाना चाह रही है, तो इसको फिर इस लॉन्ग मार्च को भी जो है वो सिंध मार्च का नाम ही पीपल्स पार्टी को दे देना चाहिए। और उसके साथ अगर आप देखें कि लॉन्ग मार्च की हिस्ट्री अगर देखें पाकिस्तान में, तो आज तक किसी लॉन्ग मार्च के नतीजे में कभी कोई हुकूमत जो है वो शफीक साहब वो ख़त्म पाकिस्तान में नहीं हुई, बल्कि एक लॉन्ग मार्च जो खान अब्दुल कयूम खान ने किया था उसके नतीजे में तो इस मुल्क में अब मार्शल लॉ जो है अब वो आ गया था। और दूसरा एक लॉन्ग मार्च जो था अदलिया बहाली तहरीक का, वो यकीनन वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। और वो गुजरांवाले जब काफ़िला पहुंचा तो उस वक्त तक उसको जो है वो नताइज जो है वो मिल गए और अदलिया को बहाल जो है वो कर दिया गया। तो इससे मैं नहीं समझता कि हुकूमत को इस लॉन्ग मार्च से को ख़तरा है। ख़तरा अगर है तो पाकिस्तान की मेशत को ख़तरा है कि जब ऑलरेडी पहले ही हमारी मेशत जो है एक दबाव का शिकार है। और इस तरह के मुजाहरों, इतजाज और अदम इत्माद का जो माहौल अपोजिशन की तरफ से पैदा किया जा रहा था कि देखिए कि पहले 7 माह के दौरान हमारे जो करंट अकाउंट सारा है वो 11 अरब डॉलर से बढ़ गया है, और अब कहा जा रहा है कि इस माली साल के इख्तिताम तक ये 20 अरब डॉलर तक चला जाएगा। तो मेशत जो है उसकी हालत अगर ख़राब होगी तो असर किस पर पड़ेगा? आम आदमी पर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शमीम नकवी साहब PTI के रहनुमा सिंध से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और फिरदौस शमीम नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। 2 मार्च शुरू हुए हैं, एक तो पीपल्स पार्टी ने कल शुरू किया, एक आपका भी चल रहा है। क्या सूरत हाल नजर आती है? आप तो वहाँ पे मौजूद हैं। सर, बात ये है कि वो लोग जो 14 साल से इस सूबे को तबाह करते आ रहे और जिन्होंने इस तरह बसें दी, ना तालीम दी, ना अस्पताल दिए, ना साफ पीने का पानी दिया, हर चीज में, इनफैक्ट हेल्थ कार्ड जैसी चीज को भी मना कर दिया। आज वो अपने आप पे लिबादा ओढ़ के कि हम वो है जो पाकिस्तान को बचा सकते। सिंध के तबाह करने वालों तुम पाकिस्तान को बचाओगे? शर्म नहीं आती? क्या पाकिस्तानी बेवकूफ है कि तुम्हारे ही धोखे में आएंगे? ये जरदारी माफिया में लुटेरे, इन्होंने क्या किया? मैं तो जरदारी को, आपको पता है, कहता हूँ कि मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है
मुल्क पर भारी है, जर का पुजारी है, नाम उसका जरदारी है। ठीक ठीक। ये बताइएगा कि एक जो अमूमी तौर पे सब तरफ से बात आ रही है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है और वसाइल सिंध हुकूमत गरीब सिंधियों के इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसी वैसी ये इनके चेहरों को बेनकाब करिए। इनके घर का खर्चा जो चलता है वो हुकूमत के मदद से, हुकूमत को जो टैक्स मिलता है, जो वफाक देती है, उससे चलता है। इनकी अय्याशियां सारी उनकी है, इनकी जायदादें उस पैसे से बनी हुई है। इन्हीं जो इन्हीं कमिश्नें लिए हैं उससे चलती है। इसीलिए तो वो ये कि हार भी जो था उसको देख लीजिए, सरे महल की कहानी देख लीजिए, वाजिद शमसुल हसन का किरदार देख लीजिए, सिंध बैंक ने जो कर्जे दिए ठट्टा शुगर मिल को वो देख लीजिए। ये पूरे जो JIT भरी हुई है कि किस तरीके से इनका किरदार है उसके अंदर। ये 17 शुगर मिलने में एक बेम्बिनो सेनेवाल से कैसे बन गई? कौन सा कारोबार कर रहे थे जरदारी साहब जो खरबों के मालिक हो गए? उनकी अगर आप गूगल पे कहें कि उनकी प्रॉपर्टीज कितनी है, वेरीफाइड हो या ना हो, लेकिन लोग रिपोर्ट करते हैं उसकी वर्थ मोर देन $16 बिलियन। बहुत शुक्रिया शमीम नकवी साहब। साहब ये बताइए कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप कहते हैं कि जी सिंध के वसाइल के ऊपर ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, लेकिन फिर कल जो इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था, एक बड़े लार्जर मोबिलाइजेशन होनी चाहिए थी और वो सिंध से ही हो सकती थी क्योंकि उनके पास मैंडेट भी वहीं पर है, वो तो फिर हमें देखने को नहीं मिला। तो फिर आप इसको क्या देख रहे हैं? देखिए पूरी दुनिया में महंगाई है, ये बात तो तस्लीम शुदा है। अब ये रूस यूक्रेन की जंग से और एक मसला बढ़ गया, पेट्रोल महंगा होगा जिसके साथ नीचे तक आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी महंगाई है और आवाम मुश्किलात का शिकार है। लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पे ट्रस्ट कर लें। क्या आवाम को नहीं पता कि ये सारा कुछ जिसको आज हम भुगत रहे हैं ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 35 साल के लूटमार का नतीजा है? और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तो एक ऐसा अनोखा लाडला है जो खेलन को चांद मांगता है। ठीक है, दुकान पे जाके पल्ले आपकी जेब में 1 रुपया नहीं होता, कहते हैं टॉफी भी दे दो, केक भी दे दो, भाई ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये कोई ड्रामा नहीं हो रहा जिसके अंदर जनाब अली जो वो ख्वाब हैं वो मिनटों में पूरे होते नजर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज जितने मुश्किलात हैं, जितने मसाइल हैं, आप तो कुत्ते के इलाज के वैक्सीन नहीं सिंध के अंदर ला सके सर। आप बात करते हैं आज़ादी इजहार की, जितने सहाफ़ी कत्ल हुए हैं आपके दौर में। अभी हमारे दोस्त तारिक मतीन का भाई दिन दहाड़े जो है शहीद कर दिया गया। आपके दौर में तो सहाफ़ियों की जिंदगी जितनी अजीरन हुई हुई है, आपके तो वडेरे उनके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देते और आप में इतनी जुर्रत नहीं होती कि आप उनको गिरफ्तार कर सकें। आपके अपने कबीले जरदारी के लोग जो हैं 6 बंदे मार देते हैं, पुलिस वाले को मार देते हैं। आपका तो इंसाफ यहां तक नहीं खड़ा होता कि आप उन लोगों को गिरफ्तार कर सके। आप किसको इंसाफ दिलाने निकल रहे हैं? आप अपने पहले गिरेबान में तो झांके, अपने सिंध को तो देखें कि आप कहां खड़े में, और आप इंसाफ की बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूं सलमान साहब कि ये सारा कुछ सिर्फ अपनी दौलत बचाने की गेम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं वजाद मसूद साहब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं और बड़े अरसे से वो एक सहाफ़त के मैदान में हैं। तो उनका एक कालम मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था और उसमें उन्होंने जो पीका कानून है उसके ऊपर गुफ्तगू की है और वो ये कहते हैं कि मसला फेक न्यूज़ का नहीं बल्कि आज़ादी इजहार पे पाबंदी का है। फेक न्यूज़ पे पाबंदी लगे तो आज़ादी इजहार का इससे क्या ताल्लुक है शफीक साहब? मसला यही है ना कि सलमान साहब बार बार इस तरफ तवज्जो दिला चुके हैं। जो हमारे मीडिया ब्रिगेड है ना, ये वन ऑफ द मेंबर ऑफ मीडिया ब्रिगेड है, ये चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं। अब देखें, सवाल चना होता है, जवाब ये कुछ और दे देते हैं। तो ये इन्होंने इस कॉलम में भी ये तो लिखा है कि भाई ये फेक न्यूज़। इन्होंने एक लाइन नहीं लिखी कि फेक न्यूज़ को कंडेम कैसे करना है। फिर देखें ये नई जो तरह आई है ना सहाफ़त में, वी-लॉग, वी लॉग कर रहे हो आप, जिसके मर्जी पग को छाल दो और जो मर्जी उसमें कर दो, जो आप आए ऑल फॉल बक दो। और मुझे मज़े से कहना पड़ता है कि ये हमारे जो वजाद साहब हैं ये भी एक जो वी लॉगर का ग्रुप है उसका हिस्सा है। और इनके अगर इशारात सुने तो मैं तो उन्हें समझता था कि आपने इंटेलेक्चुअल कह दिए, मैं तो समझा कि बैलेंस करेंगे चीज़ें। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था कि बैलेंस चीज़ें, लेकिन ये एक तरफ लगे हुए हैं, वन वे लगे हुए हैं और इनका टारगेट सिर्फ ये है कि हुकूमत को उन्होंने किसी तरह
कंडेम करना है। ठीक है, आप सही बातों पे आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप पीका को आप कह रहे हैं वो गलत है। जो कुछ क्या मेरा वजाहत से सवाल है कि जो कुछ अपना ये वीलॉगर कर रही है, जो लोग जो कुछ भी फेक न्यूज़ के हवाले से हो रहा है, क्या कभी आपकी ज़ात निशाना बने तो आपको क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो इसलिए ठीक है क्रिटिसाइज करें, लेकिन इसका सोल्यूशन भी दें ना। आपने ये कि पीका नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, 4-5 चीज़ें गिनवा दी हैं, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं है। और एक लफ्ज़ ये नहीं लिखा कि जो लोग दूसरों की इज्जत उछालते हैं उनका क्या होगा। अब देखिए, एक अपना वीलॉग 2-3 वीलॉग चल रहे हैं और उसमें पूरा हमारा जो है ना ये मीडिया ब्रिगेड उनकी हिफाजत के लिए आ गए। और उसके मैं नाम लेता हूँ, अनीक नाजी ने जो कुछ जो जिस लो लेवल पे आ गए, बड़े बाप का बेटा नाजी शेख भी बहुत इज्जत करते हैं, और वो मेरे ख्याल है आप जैसा सेंसिटिव बंदा वो सुन नहीं सकता जिस तरह उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है। तो उसको ये प्रमोट कर रहे हैं सारे इनके जो ग्रुप के लोग हैं कि भाई वो दबंग साफ़ी है। ये दबंग साफ़ी का मतलब ये ना जिसको मर्जी गाली दे दें, और लिटरली उसने गालियाँ दी हैं, उस व्लॉग में गालियाँ दी हैं। तो खुदा के वास्ते आप अपना अच्छा, ये मैंने उनसे सवाल किया क्या आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या जो कुछ अनीक नाजी साहब ने कहा या जो कुछ आप फरमाते हैं दूसरे लोग फरमाते हैं, क्या वही आपकी फैमिली आपके बारे में आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? और इस पर खामोशी, इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो हमें ना अपने ग्रे लाइन का ख्याल रखना चाहिए। क्रिटिसाइज करें, लेकिन क्रिटिसिज्म में इतना आगे ना जाएंगे आप कोई दूसरे के गिरवान पकड़ लें। बिल्कुल ज़ाहिर ये जब डायरेक्शन होगी जाती उमरा से और लंदन से और बिलावल हाउस से, तो फिर नतीजे यही निकलेंगे। ठीक है, ये जो सहाफ़ी है वो तज्जिया भी करता है, खबर भी देता है, लेकिन जब वो आके गालम गलोच पे आ जाता है और मुग़लिज़ात बकता है, जैसे अनीक नाजी का ये कह रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि सहाफ़त अब मतलब ग़ुलाम हो गई है सियासी जमातों की? क्या है ये? देखिए, जब आपके पास तज्जिया, जब आपके पास कंटेंट ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आप गालम गलोच के ऊपर आ जाते हैं, एक बात। और जब आपके पास कोई एजेंडा हो तो फिर उस एजेंडे के तहत जर्नलिज्म करने की कोशिश की जाती है। अब वजाहत मसूद साहब तो मेरे तो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। अब उन्होंने कहा जी पहले से कवानीन मौजूद हैं, मान लेते हैं जी पहले से कवानीन मौजूद हैं पीका से पहले, बताइए कितना अमल दरामद हुआ। फिर आप ये कहते हैं कि जी ये इख्तलाफ राय है कि आज़ादी है। ओ भाई, ये तो बताइए कि जो कुछ अभी जैसे इन्होंने अनीक नाजी की मिसाल दी है, मैं ऐसे 20 ब्लॉगर और यूट्यूबर दिखाता हूँ, इवन प्रिंट मीडिया के अंदर, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो टॉक शोज होते हैं उनकी लैंग्वेज दिखाता हूँ। और ज़रा मैं वजाहत मसूद साहब से कहना चाहता हूँ कि ज़रा इसको तज़किया कर लें और ये देखें कि क्या ये आज़ादी इजहार है। अगर ये आज़ादी इजहार है तो फिर तो हमें कानों को हाथ लगाना चाहिए, लोगों की पगड़ियाँ उछालने को अगर आप आज़ादी इजहार कहते हैं। और अगर आज़ादी इजहार नहीं है तो बराए मेहरबानी वजाहत साहब एक कालम ये भी लिखें कि इन लोगों के खिलाफ जो लोग ये इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, अनीक नाजी जैसे लोग या बाकी लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, एक बात। फिर आप ये कहते हैं कि जनाब सहाफ़त और साफ़ी जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। और जो सहाफ़ी इस वक्त सहाफ़त को बदनाम करने के एजेंडे के ऊपर तुले बैठे हैं, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है? और ये जो इदारे हैं, जो हमारे मालकान हैं, ये जिस तरीके से आके उन लोगों को प्रमोट करते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी भी बात पुरुष होनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये मैंने बात की है, फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात बड़ी अच्छी की है परसों। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको अगर जो पीका कानून है पसंद नहीं है, आप मुतबादल कानून ले आए, लेकिन ये याद रखें कि ये कानून नागुज़ीर है। और वो हमारे दोस्त हैं ना सदीक जान साहब, जो आजकल इस्लामाबाद में अपना सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी 8-10 वीडियोज जो आई हैं ना, ये जरा माजरत के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी भेज दी जाए और जरा उनसे कहा जाए कि ये देख ले जिसके तहत आपने ये चीजें की हैं। यानी आप लोगों की जाती पगड़ियां उछाल रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि जनाब ये फैमिलियों को लेके आ रहे हैं, किसी का घर महफूज नहीं है, और आप कहते हैं ये आज़ादी इज़हार है। ठीक है। अच्छा, कालम में एक जगह उन्होंने लिखा है कि खबर और राय का फ़र्क मिटाया जा रहा है। तो ये जो राय है, क्या राय के नाम पे आप किसी की भी मतलब पर कोई दशनाम तराजी, कोई भी कीचड़ उछाल सकते हैं? देखिए राणा साहब, ये वजाहत मसूद साहब को ये लिखना चाहिए था अपने कॉलम में कि देखिए कि जिन लोगों की सोशल मीडिया पर इज्जतें उछाली जाती हैं, किरदार कुशी की जाती है, जिनके खिलाफ जो है फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं, वो जिस कर्ब से गुजरते हैं, उसका भी उनको चाहिए था कि अपने कॉलम के अंदर उसका भी इजहार करते। और कई फैमिलीज जो हैं, कई लोग जो हैं, इस तरह की जो फेक न्यूज़ और किरदार कुशी है की जाती है सोशल मीडिया पर, उस पर खुदकशियाँ कर चुके हैं। तो इसकी तफसीलात भी उनको अपने कॉलम में देनी चाहिए थी। और एक जगह पर वो फरमाते हैं कि ये पीका कानून जो है, इसको ये ज़रब का नाम उन्होंने दिया है इसको, और उसमें कहा है कि कुछ खारदार तरामीम इसमें की गई हैं। तो वजाहत मसूद साहब, आपको लिखना चाहिए था कि ये आला ज़रब जो है, ये
जिस मीडिया ब्रिगेड का आप हिस्सा हैं, उस जमात नून लीग की हुकूमत ने जो है ये 2016 में दिया था। तो इस तरह आपको भी चाहिए था कि अपने कॉलम के अंदर आप इंसाफ करते और सारे जो मसाइल थे उनको बयान करते। बिल्कुल ठीक है। और मैं तो एक जुमला ये शेयर करना चाह रहा हूँ। सिंपल सा फार्मूला है, वेरी सिंपल फार्मूला। वजाद मसूद मुझे बहुत पसंद है, भाई है, शरीफ आदमी है, लेकिन वजाद साहब क्या जो हमारे हम बहन बेटियाँ माएँ सबकी सांझी होती हैं, जो राय के नाम पर बड़े लोगों की बेगमात, बड़ी लोगों की बहनों बेटियों के लिए जुमले कहे जा रहे हैं, क्या मैं अगर आपके लिए कहूँ तो हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करेंगे आप अगर मैं वही जुमले आपसे मंसूब कर दूं और बाद में वो खबर ये बात झूठी साबित हो? बिल्कुल आप अपने स्टैंड पे खड़े रहें, जिसके जमात के साथ आप खड़े रहें, लेकिन सहाफ़ती इक़दार का तो थोड़ा सा ख्याल रखें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अताउर रहमान साहब हमसे जुदा हो गए जी, और एक बड़ा एक दरवेश आदमी, एक ज़बरदस्त आदमी, एक शरीफुन नफ्स आदमी जिसके चेहरे के ऊपर पिदराना शफ़क़त हमने हमेशा देखी, वो चले गए। और हम चारों जो हैं उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आज मेराज शरीफ है जी, और रात को तमाम हम अल्लाह के हजूर दुआ करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान की मुश्किलात को आसान कर, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे हमारे हाल पे रहम कर। और मेराज शरीफ है, सर ला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके अरूज की, बलगल उलाब कमाले कशफत दुजाब जमाले ही हसनत जमी। अपना ख्याल रखिए। बहुत अच्छे।